हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी विषय और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नाटक का अर्थ एवं परिभाषा। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक अध्याय नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं कहानी के विषय में, एकांकी के विषय में, निबंध के विषय में, जीवनी और आत्मकथा के विषय में, यात्रा वृत्तांत के विषय में, और इसके अलावा पत्र, जिसमें हम लोगों ने देखा था औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ये सारे इसमें टॉपिक आपके समाप्त हो चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे नाटक का अर्थ एवं परिभाषा, और उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण लेखक आपके इस सिलेबस के अंतर्गत है उनके विषय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाटक का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों यहाँ देखिए, नाटक दृश्य काव्य का अंग है, यानी कि जो हमें दिखाई देता है और एक काव्य के रूप में होता है, जो कि कहीं पे गाया जाता है तो कहीं पे उसे नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो कहीं पर उसे महसूस किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने दृश्य काव्य के लिए नाट्य शब्द का प्रयोग किया। नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय अनुकरण करना है। नट का मतलब क्या होता है? अनुकरण करना। नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति हुई है और नट धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका अभिप्राय क्या है? अनुकरण करना। नाटक का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को देख करके सीखना। क्लियर? यहां पर देखिए, जिसमें सभी प्रकार के मानवों के चरित्रों और भावों का अनुकरण किया जाता है, वही नाटक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, नाटक का और भी क्या परिभाषा दिया गया है कि जिसमें हर तरह के मनुष्य मानव चरित्रों का और उनके जो भी अपने भाव हैं, यानी कि इमोशन है, चाहे रोने का, चाहे हंसने का, चाहे गाने का, हर तरह का इमोशन उसके अंतर्गत आएगा। और उसका अनुकरण करना, यानी कि उसको एक नाट्य रूप में, एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करना, उसको देख करके करना, ये सब क्या होता है? नाटक होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, अलग से नाटक के विषय में यहाँ देखिए, नाटक गद्य की वह विधा है जिसमें कथ्य को संगीत, नृत्य, संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तथा इसमें अद्भुत आनंद प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, नाटक कहने के लिए तो गद्य की विधा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो कथन भी होगा, संगीत भी होगा, नृत्य भी होगा, संवाद भी होगा। तो यहाँ पे एक ही नाटक के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। जहाँ पर संवाद की जरूरत होगी वहाँ आपको संवाद भी देखने को मिलेगा, बीच में कहीं कहीं संगीत भी रहेगा जहाँ पे आपको मनोरंजन होगा, और नृत्य के साथ भी संवाद होगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जिससे कि एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा हमारे मन को, हमारी भावनाओं को सुकून पहुंचाता है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, नाटक के तत्व क्या हैं। भारतीय आचार्यों द्वारा बताए गए नाटक के तत्व निम्न हैं। यहाँ पे देखिए, नाटक के तत्व बस आप याद रख लीजिएगा। नायक होता है, इसमें कथावस्तु होती है, रस होता है, अभिनय होता है, वृत्ति होती है। क्लियर? तो इसके नाटक के क्या क्या तत्व होते हैं? नायक होता है, हर एक नाटक में एक नायक जरूर होता है। जैसे एक नायक का मतलब एक हीरो होता है, हर एक स्टोरी में एक हीरो होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं? कथा वस्तु है, यानी कि एक कहानी होगी, एक कथा होगी, और उसका अपना एक रस होगा, वीर रस भी हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं रौद्र रस भी हो सकता है, उत्साह हो सकता है, और करुण रस भी हो सकता है, जहाँ पर मार्मिक दृश्य वर्णन किया गया हो। और अभिनय, अभिनय का मतलब अनुकरण करना, अनुकरण करके चीजों को रिप्रेजेंट करना। एक तरह से ये भी एक कला है कि जहां पर हम एक्टिंग जिसको हम कहते हैं, और वृत्ति। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे एकाकी क्या होता है। एकांकी होता है
वह नाटक जो एक अंक में ही समाप्त हो जाए एकांकी कहलाता है। एकांकी में नाटक के सभी तत्व होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एकांकी और नाटक में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि जो नाटक होता है उसमें कई अंक हो सकते हैं, लेकिन जो एकांकी होता है उसके एक ही अंक होते हैं और वो नाटक का ही एक भाग होता है। और दोस्तों एकांकी में नाटक के सभी तत्व होते हैं, यानी कि जो चीजें नाटक में आपको देखने को मिलेगी वो सारी चीजें आपको एकांकी में देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें एक ही अंक में आपको पूरा समाप्त कर दिया जाता है जो भी उसकी कथा होती है। क्लियर? यानी कि जो भी उसकी स्टोरी होती है। अब यहाँ पर देखिए एकांकी के तत्व, इसमें देखिए पहला है कथा वस्तु, दूसरा है भाषा शैली, और यहाँ पर देखिए तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, चौथा है संवाद, पांचवा देश काल एवं वातावरण, छठा है उद्देश्य। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें देखी? यहाँ पे हमने देखा देश काल एवं वातावरण, यानी कि जो एकांकी है उसके अंतर्गत क्या क्या तत्व आते हैं। उसका एक उद्देश्य होता है और उसमें संवाद भी होता है, पात्र एवं चरित्र चित्रण भी किया जाता है, और साथ ही कथा वस्तु और भाषा शैली भी होती है। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एकांकी की अपनी भाषा शैली होगी, उसकी कथा वस्तु भी होगी, पात्र एवं चरित्र चित्रण भी किया जाएगा, संवाद भी होगा। संवाद का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को लेकर के कम्युनिकेशन करना, यानी कि उसे एकांकी में वाद विवाद भी होगा और देश काल एवं वातावरण के अनुसार वो रहेगा कि उस समय जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उससे संबंधित होगा और उसके कुछ उद्देश्य होंगे जिससे कि लोग उससे प्रेरित हों। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे नाटक और एकांकी में अंतर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए नाटक और एकांकी, चूंकि इसके पहले हम लोग एकांकी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें आपको नाटक और एकांकी दोनों को एक साथ समझाना भी था और दूसरी बात यहाँ पे हमें अंतर भी देखना था, तो इसलिए मैंने फिर से एकांकी के विषय में लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है। इसमें देखिए पहला अंतर होता है नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि जो एकांकी होती है उसमें एक ही अंक होता है। इसके पहले हम लोग समझ ही चुके हैं जब दोनों की परिभाषा हम लोगों ने देखी है। और दूसरा अंतर क्या होता है? नाटक का देर तक अभिनय किया जाता है, जबकि जो एकांकी का अभिनय होता है वो कम समय के लिए किया जाता है। यानी कि चूंकि नाटक में कई अंक होते हैं, लेकिन जो एकांकी होता है उसमें एक ही अंक होता है। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, नाटक में अंतः कथाएं होती हैं, जबकि एकांकी किसी एक घटना पर आधारित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो एकांकी होती है वो किसी एक ही घटना पर आधारित होती है, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। जबकि अगर हम बात करें नाटक में अंतः कथाएं तो होती हैं, लेकिन यहाँ पर वो कई एकांकियों में भी हम देख सकते हैं उसको, क्योंकि उसके कई अंक होते हैं। क्लियर? तो ये सारे अंतर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। नाटक जो होता है वो देर तक अभिनय उसमें किया जाता है, जबकि जो एकांकी होता है उसमें कम ही समय लगता है, क्योंकि उसमें एक ही अंक होता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको रटना नहीं है, बस समझना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए आगे आपका जो है वो है आपके कोर्स में वो लेखकों और उनसे संबंधित जो उनकी पाठ्य पुस्तकें हैं उनके विषय में सामान्य परिचय हमें जानना है। तो आज हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत के विषय में। तो दोस्तों यहाँ से चलिए देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित लेखकों का सामान्य परिचय, जिसमें हम लोग सबसे हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी के विषय में। दोस्तों यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए निराला पंत महादेवी वर्मा के साथ जयशंकर प्रसाद भी हिंदी साहित्य के छायावादी स्तंभ माने जाते हैं। छायावादी स्तंभ का मतलब यहाँ पे छायावाद से संबंधित जो भी कवि रहे हैं, जो भी लेखक रहे हैं, उनमें ये चार मुख्य हैं, जिसमें प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो प्रसाद जी, हम लोग यहाँ पे प्रसाद जी के विषय में पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रसाद जी के जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु हुई थी 14 जनवरी 1937 ईस्वी को। और जन्म स्थान क्या है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। क्लियर? और इनके पिताजी का नाम था बाबू देवी प्रसाद, और इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों इन्हें
यहाँ पे हम देखेंगे खड़ी बोली जो हिंदी के अंतर्गत आती है, तो इसमें इसके अलावा इन्हें संस्कृत, उर्दू और फारसी का भी ज्ञान था, यानी कि ये भाषाएं भी ये बहुत ही अच्छे ढंग से जानते थे। तो ये इनका गया यहाँ पे सामान्य परिचय। इतना ही दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है। तो चलिए अब देखते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। यहाँ पे देखिए, प्रसाद जी महान कवि, श्रेष्ठ निबंधकार, कहानीकार, सफल नाटककार और उपन्यासकार थे। उनकी रचनाएं निम्नवत हैं। तो दोस्तों उनकी क्या क्या रचनाएं, उनके विषय में हम जानते हैं। उनको देखिए, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और वो निबंधकार भी थे, कहानीकार भी थे, नाटककार भी थे और उन्होंने उपन्यास भी लिखे। तो उनकी रचनाओं में इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि उनकी काव्य रचना क्या है। तो दोस्तों काव्य रचना के अंतर्गत देखिए, लहर, झरना, आंसू, कामायनी, ये इनकी रचनाएं हैं। और निबंध संग्रह में देखें तो काव्य, कला तथा अन्य निबंध। और कहानी संग्रह के अंतर्गत देखें तो प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल और आकाशदीप, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। और यहाँ पर चलिए देखते हैं नाटक। दोस्तों इनके नाटक ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ पे आप जितने भी नाटक लिखा गया इसको अच्छे ढंग से लर्न कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। क्लियर। तो ये सामान्य परिचय हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था और किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी, और साथ ही साथ इनकी जो भी काव्य रचना, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह और नाटक, इन सब के विषय में हमने देखा। अब हम चलते हैं दोस्तों सुमित्रानंदन पंत के विषय में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है सुमित्रानंदन पंत जी। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये चारों ही छायावाद के 4 स्तंभ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके पहले हम लोगों ने प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद के विषय में पढ़ा, पंत अब यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत जी को। अब यहाँ पर देखिए, इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में और इनकी मृत्यु हो जाती है 28 दिसंबर 1977 को। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनका जन्म स्थान जो था वो था अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश, कौसानी गांव। और इनका दोस्तों वास्तविक नाम क्या था, गुसाई दत्त। अपना नाम पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। क्लियर। तो इनका वास्तविक नाम अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि सुमित्रानंदन पंत जी का वास्तविक नाम क्या था, तो गुसाई दत्त था। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इनके विषय में कि 1961 में इन्हें पद्म भूषण और 1968 में इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। क्लियर। तो चिदम्बरा और उससे संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रचना है इनकी, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। तो ये सारी रचनाएं ही बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, जिसमें से आपको इसके पहले जान ही चुके हैं कि इसमें चिदम्बरा, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो चिदम्बरा अक्सर पूछता है, कला और बूढ़ा चांद भी। और इसके अलावा युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, पल्लव, ग्रंथि, ये सारे जो भी इनकी रचना है इसके विषय में भी पूछता है। तो दोस्तों आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उसको ध्यान से पढ़िए और उसको याद भी रखिए, क्योंकि ये जो भी रचनाएं आप पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि आपके 4th सेमेस्टर में ही काम आएगा। ये आपके हिंदी विषय में अगर देखेंगे, टेट, सुपर टेट कहीं भी पूछ सकता है, तो आपको पहले से याद रहेगा, तो आपके लिए केवल रिवीजन रहेगा।
जिससे आपको ज़्यादा आगे की तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आपके लिए नोट्स बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में। तो मेरी मेहनत का बस आपको यही करना है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत में लगे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।